स्टूडेंट, आज हम जोलॉजी के पास पेपर को देखेंगे। एकेडमिक ईयर 2016 और 2017 का जो है ये हमने आज जोलॉजी का पास पेपर देखना है। तो जोलॉजी के पास पेपर में सबसे पहले आप देख लें एमसीक्यूज जो है, पहले हम डिस्कस करते हैं। तो पहले एमसीक्यूज देख लेते हैं। तो पहला एमसीक्यूज है, ऑस्मो कन्फर्मर एनिमल लिव इन, यानी ऑस्मो कन्फर्मर जो एनिमल होते हैं वो कैसी इन्वायरमेंट में रहते हैं? तो वो आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं। आपको पता है कि ऑस्मो कन्फर्मर वो होते हैं जिनको ऑस्मो रेगुलेशन की जरूरत नहीं है। इंटरनल और एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट होती है उनकी क्या होती है, सेम होती है। तो इस वजह से किसमें ये आइसोटोनिक के अंदर होंगे। दूसरा जो एमसीक्यू है वो है पीएच ऑफ यूरिन इज, यानी यूरिन की पीएच क्या है? तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग यूरिन, ह्यूमन का जो यूरिन होता है उसकी पीएच 5 है। ट्विस्टिंग ऑफ एल्बो अकर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ कौन सा ज्वाइंट है जिसकी वजह से हम अपने से ट्विस्ट करते हैं अपने एल्बो को? तो वो कौन सा ज्वाइंट है? वो पाइवोट ज्वाइंट है। कहता है पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इन्वॉल्व इन लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी हमारी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो हमारे कौन से पार्ट, ब्रेन के पार्ट में स्टोर होती है? तो वो है हिप्पोकैम्पस में। फिर कहता है सेफिलस इज काज्ड बाय, सिफिलिस जो डिजीज है ये किसकी वजह से होती है? अब निजेलिया गोनेरिया तो आपको पता है इसकी वजह से गोनेरिया डिजीज होती है। ट्रिप्नोनीमा जो कैलिडियम है इसकी वजह से जो है ये सिफिलिस होती है। फिर कहता है हंटिंगटन डिजीज इज ड्यू टू एन ऑटोसोमल डोमिनेंट अलील ऑन क्रोमोसोम नंबर, ये कौन से क्रोमोसोम नंबर पर जो है ये डोमिनेंट अलील मौजूद होता है हंटिंगटन डिजीज का? तो ये आपको पता है कि ये होता है क्रोमोसोम नंबर 4 पर। तो ये किस पर आ जाएगा? इसमें हम देंगे क्रोमोसोम नंबर 4। फिर कहता है प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, ये कौन सा विटामिन है जिसकी वजह से प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होती है? हमें पता है कि ब्लड को क्लॉट करने में विटामिन के जो है वो अपना रोल प्ले करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। टाइप ऑफ न्यूरॉन इज अनमाइलिनेटेड, यानी वो न्यूरॉन जो अनमाइलिनेटेड है यानी नॉन माइलिनेटेड है, उसमें माइलिन शीट नहीं होती। तो वो कौन सा न्यूरॉन है? वो इंटर न्यूरॉन है। याद रखिएगा, इंटर न्यूरॉन जो है वो क्या है? नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। तो पहले शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जो है वो डिस्टिंग्विश डिफरेंस पूछ रहा है किसके दरमियान में? या तो आप एक्टोथर्म और एंडोथर्म के दरमियान में डिफरेंस बताएं, या फिर जो है वो डिफरेंस किसके बारे में पूछा जा रहा है? डिफरेंस पूछा जा रहा है ओविपेरस एंड विविपेरस के दरमियान में। तो यहाँ पर देख लेंगे मैंने डिफरेंसेस कुछ लिखे हुए हैं एक्टोथर्म और एंडोथर्म के दरमियान में। कि एनिमल डेट एब्जॉर्व हीट एनर्जी फ्रॉम एनवायरनमेंट, ऐसे एनिमल जो एनवायरनमेंट से अपनी हीट एनर्जी लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एक्टोथर्म। और जो एनिमल्स animals that जनरेट देयर ऑन बोर्ड हीट एनर्जी, ऐसे एनिमल्स जो अपनी हीट एनर्जी जो है वो खुद जो है वो क्या कर सकते हैं? जो जनरेट कर सकते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं? उन एनिमल्स को हम कहते हैं बेसिकली एंडोथर्मिक। इसके अलावा दे हैव बिहेवियल मीन्स ऑफ रेगुलेशन, यानी एक्टोथर्म जो है अपनी जो है वो थर्मो रेगुलेट जो करते हैं, अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, तो वो बिहेवियल मीन्स होता है। जैसे लिजर्ड जो है वो सन बाथ लेती है, तो ये एक बिहेवियल मीन्स है। जबकि एंडोथर्म जो है वो बिहेवियल मीन्स भी होता है और क्या होता है? फिजियोलॉजिकल मीन्स भी होता है इनका, क्या? थर्मो रेगुलेशन का। जैसे हम लोग ह्यूमन जो है वो भी एंडोथर्म है। तो हमारे पास एक बिहेवियल मीन्स भी होता है कि हम सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हैं, और उसके साथ साथ हमारा बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो भी थोड़ा तेज हो जाता है सर्दियों के अंदर, उस जिसकी वजह से हीट क्या होती है? जनरेट हो जाती है। तो मतलब बिहेवियर और फिजियोलॉजिकल दोनों ही थर्मोरेगुलेशन के मीन्स होते हैं किनमें? एंडोथर्मिक एनिमल्स में। जबकि जो एक्टोथर्मिक एनिमल्स होते हैं उनमें सिर्फ कौन सा होता है? उनमें बिहेवियर होता है। जो नेक्स्ट जो डिफरेंस है उसमें आप इनकी एग्जांपल ले सकते हैं, फिश, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल क्या है? ये एंडोथर्मिक है। जबकि बर्ड्स, मैमल्स, कुछ फिश और मैमल्स जो है वो क्या है? एंडोथर्मिक है। इसके अलावा डिफरेंस पूछा गया है आपसे ओविपेरस एंड विविपेरस एनिमल में। तो एनिमल डेट ले एक, वो एनिमल जो अंडे देते हैं वो ओविपेरस है। एनिमल डेट गिव बर्थ टू यंग वंस, जो बच्चे देते हैं वो विविपेरस हैं। एनिमल जो ओविपेरस एनिमल होते हैं उनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी हो सकती है और इंटरनल भी होती है। जैसे हैन जो मुर्गियां हैं उनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। इस तरीके से फ्रॉग जो है वो भी ओविपेरस हैं, लेकिन उनमें फर्टिलाइजेशन सॉरी, जो हैन है, मुर्गियां जो है इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। और जो फ्रॉग है उसके अंदर वो भी ओविपेरस है, लेकिन उसमें फर्टिलाइजेशन कौन सी होती है? एक्सटर्नल होती है। तो मतलब ओविपेरस एनिमल में दोनों किस्म की फर्टिलाइजेशन हो सकती है, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। जबकि विविपेरस एनिमल में सिर्फ कौन सी फर्टिलाइजेशन होती है? इंटरनल होती है। ओविपेरस एनिमल के एक के साइज को कंपेयर करें अगर विविपेरस एनिमल के साइज से, तो ओविपेरस एनिमल का जो एक का साइज होता है वो कंपेरेटिवली लार्ज होता है किसके मुकाबले में? विविपेरस एनिमल के मुकाबले में। इसके अलावा ओविपेरस एनिमल में ज्यादातर जो डेवलपमेंट होती है आउटसाइड द बॉडी होती है, और विविपेरस एनिमल में जो डेवलपमेंट होती है वो कहाँ होती है? एम्ब्रियो की डेवलपमेंट जो होती है वो इनसाइड द
बॉडी होती है। फिश, रेप्टाइल एंड बर्ड्स ये ओविपेरस की एग्जांपल हैं, जबकि मैमल्स जो हैं वो किसकी एग्जांपल हैं, वो जो हैं विविपेरस एनिमल की एग्जांपल हैं। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, सेकंड क्वेश्चन हो गया। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई फ्रेश वाटर फिशेस पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन। कह रहा है कि जो फ्रेश वाटर फिश होती हैं, तीसरा क्वेश्चन है, तो फ्रेश वाटर जो फिश होती हैं उनका जो यूरिन होता है वो लार्ज अमाउंट में जो है वो डाइल्यूट यूरिन जो है वो क्यों प्रोड्यूस करती हैं। तो उसका आंसर यही होगा कि फ्रेश वाटर फिशेस पास लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट यूरिन टू मेंटेन देयर हाइपरटोनिक बॉडी फ्लूइड। आपको पता है कि जो फ्रेश वाटर फिश होती हैं उनका जो अंदर का जो बॉडी फ्लूइड होता है वो हाइपरटोनिक होता है, यानी उसका वाटर पोटेंशियल जो है वो आउटर एनवायरनमेंट के मुकाबले में क्या होता है, कम होता है। तो अपनी बॉडी के फ्लूइड को हाइपरटोनिक रखने के लिए वो क्या करती हैं, ज्यादातर बॉडी का जो वाटर होता है उसको किसके जरिए, यूरिन के जरिए बॉडी से क्या कर देती हैं, पास आउट कर देती हैं। और बेसिकली इट इज एन ऑस्मो रेगुलेटरी एडोप्टेशन। ये क्या है, फ्रेश वाटर फिश की क्या है, ऑस्मो रेगुलेटरी एडोप्टेशन है इन हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। यानी जिस हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में वो रह रही हैं उसके अपने अंदर की इन्वायरमेंट को हाइपरटोनिक रखने के लिए वो क्या करती हैं, एक्स्ट्रा जो वाटर बॉडी में आ जाता है उसको यूरिन के जरिए बॉडी से क्या कर देती हैं, पास आउट कर देती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाई मसल अंडरगो ऑक्सीजन डेप्थ ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज। मतलब जब हैवी एक्सरसाइज हम करते हैं तो उस दौरान जो है वो ऑक्सीजन डेप्थ क्यों होती है। सबसे पहले तो अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को का आंसर देने से पहले सबसे पहले आप ऑक्सीजन डेप्थ जो है वो इसको डिफाइन कर दें कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू रिमूव द लैक्टिक एसिड फ्रॉम टायर्ड मसल इज कॉल्ड ऑक्सीजन डेप्थ। यानी ऑक्सीजन डेप्थ हम किसको कह रहे हैं कि आपका जो टायर्ड मसल होते हैं, आपको पता है मसल हमारे टायर्ड क्यों होते हैं, मसल में हमारे फटीग क्यों होती है, जब उनमें क्या जमा हो जाता है, लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। और लैक्टिक एसिड को बॉडी से रिमूव करने के लिए किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और जितनी ऑक्सीजन आपको रिक्वायर होती है लैक्टिक एसिड को बॉडी से रिमूव करने के लिए, उसको ही हम क्या कह रहे हैं, उसी को हम ऑक्सीजन डेप्थ कह रहे हैं। तो कहता है अब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस, पहले तो आपने क्या करना है, इसका आंसर कैसे देना है, पहले तो आपने ऑक्सीजन डेप्थ की डेफिनेशन जो है ये डिफाइन कर देना है पूरा। उसके बाद फिर बताना है कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस क्यों होता है। कहते हैं ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन मसल सेल स्टार्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन। यानी जब इनफ हमारे पास बहुत हैवी या प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज करते हैं तो उतनी ऑक्सीजन अब आपकी बॉडी को नहीं मिलती, तो आपकी बॉडी के जो सेल्स होते हैं स्पेशली जो हमारे मसल सेल्स हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू कर देते हैं। आपको पता है एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। और एज अ रिजल्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन के रिजल्ट में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस। क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है मसल्स के अंदर, विच काज मसल फटीग, जिसकी वजह से हमारे मसल्स में क्या होता है, थक जाते हैं, मसल्स की फटीग हो जाती है। व्हेन हैवी एक्सरसाइज इज स्टॉप, जब हमारी हैवी एक्सरसाइज स्टॉप होती है, ब्रीदिंग कंटिन्यू टू सप्लाई ऑक्सीजन टू फटीग टिश्यू। फिर हम तेज सांस लेते हैं, तेज ब्रीदिंग करते हैं ताकि हमारी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा क्या मिले, ऑक्सीजन मिले। और वो ऑक्सीजन क्या करती है, ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड को या तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में तोड़ देती है और उसको किस में कन्वर्ट कर देती है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती है। तो अब इसका आंसर जो है वो आपने यही लिखना है कि ऑक्सीजन डेप्थ जो है वो जरूरी क्यों होता है या क्यों हो रहा है, वो बेसिकली लैक्टिक एसिड को बॉडी से रिमूव करने के लिए क्या है, जरूरी है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है कि इन लिस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर एंड देयर रोल। यानी हमारे पास जो डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स हैं उनका अपने इन लिस्ट, मतलब सिर्फ इन लिस्ट का मतलब होता है आपने सिर्फ उनका नाम बताना है और उसके साथ उनका रोल बता देना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, एक पहला लिख दिया थर्मो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर किसको डिटेक्ट करते हैं, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को जो डिटेक्ट करते हैं वो उनको हम कहते हैं थर्मो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर हमारी स्किन पर मौजूद होते हैं। और कीमो रिसेप्टर्स कौन से होते हैं, जो डिटेक्ट केमिकल, ऐसे केमिकल जो एयर में या लिक्विड में जो है वो मिक्स होते हैं, उनको जिस तरह कोई लिक्विड के अंदर अगर मिक्स होते हैं तो उसमें उनको हमारी जुबान डिटेक्ट करती है, हमारी जुबान पर कीमो रिसेप्टर होते हैं। एयर में जो मिक्स होते हैं वो तो उनको जो है वो हमारी नोज जो है वो डिटेक्ट करती है। तो जो केमिकल को नॉर्मली जो डिटेक्ट कर रहे हैं उनको कह रहे हैं कीमो रिसेप्टर। और कीमो रिसेप्टर हमारी नोज में भी मौजूद है, हमारी टंग पे भी मौजूद है। इसके अलावा मैकेनो रिसेप्टर, मैकेनो रिसेप्टर किसको डिटेक्ट करते हैं, साउंड को, मोशन को, प्रेशर को, टच को और पोजीशन इन इन रिएक्शन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। यानी हमारे पास जो साउंड, मोशन जिनका भी ताल्लुक मैकेनिक्स है,
तो उनका को जो डिटेक्ट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मैकेनो रिसेप्टर। जैसे साउंड के मैकेनो रिसेप्टर हमारे कान के अंदर होते हैं, इसके अलावा टच के और प्रेशर के ये रिसेप्टर हमारी स्किन के अंदर होते हैं, वो मैकेनो रिसेप्टर। इसके बाद फोटो रिसेप्टर डिटेक्ट विजिबल लाइट, जो लाइट को डिटेक्ट करते हैं उनको हम फोटो रिसेप्टर कहते हैं। फोटो रिसेप्टर हमारी आंख के अंदर है। इसके अलावा पेन रिसेप्टर जिनको हम नोसिसेप्टर भी कहते हैं, ये किसको डिटेक्ट करते हैं, ये पेन को डिटेक्ट करते हैं, तो इनको हम कह रहे हैं पेन डिटेक्टर। तो यहाँ पर जो है वो ये आपने 5 जो टाइप्स हैं इनके नाम लिखने हैं और नाम के साथ इनकी ये थोड़ी से किस किस जो है वो स्टिमुलस को जो है ये डिटेक्ट कर रहे हैं ये भी आपने जो है लिखना है। इसके बाद कहता है कि क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है कि नेसेसिटीज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या क्या नेसेसिटीज हैं। तो वो आपकी बुक में लिखा हुआ है। सबसे पहले तो गैमेट फॉर्मेशन होती है, उसके बाद मैटिंग होती है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन, ये 3 आपने लिखना है। गैमेट फॉर्मेशन तो सिंपली आप डिफाइन कर दोगे, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। मैटिंग क्या होती है, व्हेन मेल एंड फीमेल टेक पार्ट फॉर फर्टिलाइजेशन इट इज कॉल्ड मैटिंग, या कपलिंग भी कह सकते हैं इसको। और फर्टिलाइजेशन बेसिकली क्या है, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूज होने को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वेश्चन नंबर 7 में जो है वो पूछ रहा है एज अ के क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, तो हमने देख लिया कि नेसेसिटीज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, ये तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाई इनसाइट लर्निंग इज मोस्ट डेवलप्ड फ्रॉम फॉर्म ऑफ लर्निंग बिहेवियर, यानी जो आपका लर्निंग बिहेवियर है उसमें सबसे जो है वो मोस्ट जो एडवांस फॉर्म है उसमें जो है वो लर्निंग जो जिसमें जो है वो सबसे एडवांस फॉर्म जो बिहेवियर है उसके अंदर कह रहा है व्हाई इनसाइट लर्निंग सबसे एडवांस फॉर्म ऑफ बिहेवियर क्यों है। आपको पता है जब आपने बिहेवियर पढ़ा था तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग जो बिहेवियर है वो है हैबिचुअलिज्म। उसमें क्या आ जाता है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो वो हैबिचुअलिज्म है। और उसके अलावा अगर सबसे जो है वो क्या कहना चाहिए कि सबसे एडवांस जो फॉर्म है वो कौन सी है, वो है इनसाइट लर्निंग है। और सॉल्विंग अ प्रॉब्लम विदाउट ट्रायल एंड एरर लर्निंग इज कॉल्ड इनसाइट लर्निंग। इट इज मोस्ट डेवलप्ड फॉर्म ऑफ लर्निंग बिहेवियर। दिस क्लासिक विच असल में इसको हम मोस्ट एडवांस फॉर्म क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होती है, इसमें थिंकिंग इन्वॉल्व होती है। ये वो बिहेवियर है जिसमें सिंपली आप बताओगे कि मोस्ट एडवांस फॉर्म क्यों है, क्योंकि इसमें जो है वो क्या क्या इन्वॉल्व होती है, आपकी थिंकिंग जो है वो क्या है, इन्वॉल्व है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम की सॉल्विंग अ प्रॉब्लम विदाउट ट्रायल एंड एरर, बगैर ट्रायल एंड एरर के जो है इसमें प्रॉब्लम को क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। और जो सबसे हाईएस्ट फॉर्म जो एनिमल्स की है, जिस तरीके से ह्यूमन हो गए, चैंपियंजी हो गए, इनके अंदर जो है इस किस्म की जो है वो लर्निंग जो है वो क्या इनसाइड लर्निंग जो है वो मौजूद होती है। और थिंकिंग के साथ इसमें क्या है, इसमें रीजनिंग भी है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रीजनिंग भी कहते हैं। इसके बाद कहता है what is morula, why it is named so, यानी what is morula and morula को ये नाम morula क्यों दिया गया है। तो सबसे पहले तो जो है वो यही देख लेते हैं इसके अंदर कि what is morula। तो कहता है as a result of cleavage the embryo became a rounded mass of closely packed ब्लास्टोमेयर कार्ड मॉरुला, यानी जब क्लेवेज होती है तो क्लेवेज के बाद जो है वो ऐसे छोटे छोटे जो क्लेवेज से सेल्स बनते हैं इनको हम कहते हैं ब्लास्टोमेयर। तो कहता है एम्ब्रियो जो है वो क्या बन जाता है, ब्लास्टोमेयर का एक क्लोजली पैक्ड मास बन जाता है ऐसे ब्लास्टोमेयर का, तो इसको हम मॉरुला कहते हैं। और फिर कहता है मोरुला को मोरुला नाम दिया क्यों गया है। क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में पूछ रहा है कि मोरुला को मोरुला क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि इस मोरुला की जो शेप होती है वो मलबेरी से मिलती है। मलबेरी से ये लिया गया है नेम मोरुला। मलबेरी आपको पता है, शहतूत को जो है हम क्या कहते हैं, हम मलबेरी कहते हैं। तो ये देखें मैंने मोरुला मोरुला की स्ट्रक्चर ड्रा की है और इसकी शेप किससे मिल रही है, इसकी शेप स्ट्रक्चर मिल रही है मलबेरी से। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द रोल ऑफ वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो है वो वेक्टर का जो है वो क्या रोल है। वेक्टर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में वेक्टर जो है वो एक इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करता है। और वो क्या रोल प्ले करता है, एक्ट एज अ वेहिकल टू ट्रांसपोर्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट, यानी जो आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं
मिसाल के तौर पे ये आपने एक प्लाज्मिड लिया बैक्टीरिया का, इस प्लाज्मिड के ऊपर आपने एक फॉरेन जीन लगा दिया या फॉरेन डीएनए लगा दिया। अब इस पूरी स्ट्रक्चर को आप क्या कहोगे, इसको कहोगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस ये प्लाज्मिड जो है ये क्या कर रहा है, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इसके अंदर होस्ट के अंदर जो है वो अब इसको आप क्या कर दोगे, ट्रांसफर कर दोगे, यानी बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करोगे। तो वेहिकल क्या बेसिकली जो वेक्टर होता है वो किसके तौर पे काम करता है, एज अ व्हीकल काम करता है, किसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल के अंदर। द टू मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ वेक्टर यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग आर, और जेनेटिक इंजीनियरिंग में दो इंपॉर्टेंट जो वेक्टर यूज होते हैं, एक प्लाज्मिड है और दूसरा क्या है, बैक्टीरियोफेज। अभी मैं बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं समझा रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ आपको आंसर बता रहा हूँ इसके जो है वो किस तरीके आपने इसके आंसर देने हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाई CFS क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर कंसीडर हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो एनवायरनमेंट के लिए क्यों हार्मफुल है। ये क्वेश्चन जो लिया गया है मैन एंड एनवायरनमेंट वाले चैप्टर से जो है ये क्वेश्चन लिया है, और इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो कह रहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर कंसीडर एज हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट। इसका जब आंसर देंगे तो आप इस तरह से देंगे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है, फिर इसकी वजह बताओगे क्यों, बिकॉज इट इज मेजर सोर्स ऑफ क्लोरीन, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जो है वो क्या रिलीज होती है, क्लोरीन रिलीज होती है, और द रिलीज ऑफ क्लोरीन एटम इनटू द एटमॉस्फेयर, जब एटमॉस्फेयर के अंदर क्लोरीन एटम रिलीज होता है तो इट ब्रेक डाउन द ओजोन शील्ड। हमारी जो अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ जो ओजोन की शील्ड है उसको क्या कर देती है, ये O3 जो है, क्लोरीन जो है उसको ब्रेक डाउन करती है, ओजोन को, O3 को। ईच एटम ऑफ क्लोरीन रिएक्ट विद मोर देन 100,000 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन, यानी एक क्लोरीन का एटम 100,000 ओजोन के जो एटम्स होते हैं उनको क्या करता है, उनको ब्रेक डाउन कर देता है, किसके अंदर, ऑक्सीजन के अंदर ब्रेक डाउन कर देता है। ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, अगर आपकी ओजोन लेयर थिन हो जाएगी, वो डिप्लीट हो जाएगी, तो फिर क्या होगी, आपकी यूवी रेज जो है वो अर्थ के अंदर क्या करेंगी, पेनेट्रेट करेंगी। जब यूवी रेज अर्थ के अंदर पेनेट्रेट करेंगी और अर्थ तक रीच करेंगी तो स्किन कैंसर भी काज कर सकती हैं और दूसरे खतरनाक इफेक्ट जो है वो काज कर सकती है। इसके बाद क्वेश्चन है कहता है कि डिफाइन टू ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से आपने किसी टू को जो है वो डिफाइन करना है। सबसे पहले तो कह रहा है एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली आपको पता है ये कौन से वाले चैप्टर से दिया है, चैप्टर नंबर 3 से दिया हुआ है, पिट्यूटरी ग्लैंड वाले टॉपिक से दिया हुआ है। एक्रोमेगाली क्या होता है, जब अगर आपके पास SHA सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन जो है वो एडल्ट्स के अंदर जब हाई हो जाता है तो उससे जो कंडीशन काज होती है उसको हम एक्रोमेगाली कह रहे हैं। SCID क्या है, ये सीवियर कंबाइन अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये बायो एनर्जेटिक वाले बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर से दिया हुआ है। और सीवियर कंबाइन अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है बेसिकली डिसऑर्डर, सीवियर कंबाइन अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है ये बेसिकली क्या है, ये एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय वीक इम्यून सिस्टम, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम जो है वो क्या हो जाता है, जो है वो वीक हो जाता है। इम्प्रिंटिंग आपको पता है कि ये कौन से वाले चैप्टर से, ये चैप्टर नंबर 3 बिहेवियर से लिया गया है। और इम्प्रिंटिंग जो है वो बेसिकली आप इसको जो है वो किस तरीके से जो है वो डिफाइन करोगे इम्प्रिंटिंग को, तो इट अकर ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज इन द लाइफ ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स ड्यूरिंग दिस, यानी अर्ली स्टेज के अंदर जो है वो मैमल्स की लाइफ के अंदर होता है, और ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉल्ड सेंसिटिव पीरियड द एनिमल इज ट्रेन्ड टू लर्न अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन which is then incorporated into the innate behavior। तो थोड़ी सी जो है वो इसकी थोड़ा सा डिटेल में इसको थोड़ा डिफाइन करना पड़ेगा। इसके अलावा डीम जो है ये कौन से वाले चैप्टर से लिया गया है, ये एवोल्यूशन वाले चैप्टर से लिया गया है। और डीम बेसिकली जो है वो आप डीम को किस तरीके से जो है वो डिफाइन करोगे, तो आप इधर देखो पेज नंबर 233 पर जो है ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, एज मोर और लेस जेनेटिकली आइसोलेटेड यूनिट पॉपुलेशन इज नोन एज डीम। इस टीम को आप इस तरीके से डिफाइन करोगे। इसके बाद कहता है कि इनलिस्ट द ऑब्जेक्टिव ऑन डार्विन ऑब्जेक्शन ऑन डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन की थ्योरी जो नेचुरल सिलेक्शन की है उस पर कौन कौन से जो है वो ऑब्जेक्शंस जो है वो लगाए गए थे। इसको भी अगर आप देखो तो पेज नंबर 228 पर जो है ये ऑब्जेक्शंस दिए हुए हैं, टोटल 7 ऑब्जेक्शंस दिए हुए हैं। आप चाहो तो इसमें से 4 या 3 या 4 ऑब्जेक्शन जो है वो इसमें से लिख सकते हो। उसके बाद कहता है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन एसिड रेन। उसके बाद जो है वो आप डिफाइन करना है एसिड रेन को और बताना है व्हाई इट इज हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट। तो ये देखें एसिड रेन को पहले तो आप डिफाइन कर दोगे,
तो एसिड रेन को आप इस तरह डिफाइन करोगे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर रिएक्ट विद मॉइस्चर टू फॉर्म डाइल्यूट एसिड। यानी सल्फर डाइऑक्साइड अगर मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेगी तो वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेगी तो वो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगी तो वो कार्बोनिक एसिड बनाएगी। ये डाइल्यूट एसिड विच रिटर्न टू द अर्थ, ये डाइल्यूट एसिड कहाँ आ जाते हैं, अर्थ पर आ जाते हैं विद रेन, रेन वाटर, बारिश के पानी के साथ, एंड इज नॉन एज एसिड रेन। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एसिड रेन कहते हैं। यानी क्वेश्चन के पहले पार्ट में आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे एसिड रेन की डेफिनेशन पूछ रहा है, और क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में पूछ रहा है व्हाई एसिड रेन इज हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट। ये एसिड रेन हार्मफुल क्यों है एनवायरनमेंट के लिए, तो इसके कुछ पॉइंट्स आप बताओगे क्यों एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। इट इज हेल्थ हैजर्ड, यानी हमारे सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है लिविंग थिंग की। डिस्ट्रॉयड मैन मेड स्ट्रक्चर, जो मैन मेड स्ट्रक्चर्स होती हैं जिस तरह ताजमहल हो गया या इस तरह की जो तारीखी इमारत हैं, इनको भी जो है वो डिस्ट्रॉय कर देती है। इंक्रीज एसिडिटी ऑफ वाटर, वाटर की एसिडिटी इंक्रीज कर देती है, पॉन्ड्स के, रिवर का जो वाटर है, इवन उनकी एसिडिटी जब इंक्रीज करेगी तो उसकी वजह से पीएच जो है वो उसकी कम हो जाएगी, वो एसिडिक हो जाएगा, उसकी वजह से एनिमल्स के किल होने का, एक्वेटिक एनिमल्स के किल होने का खतरा होता है। एग्रीकल्चर लैंड को भी डिस्ट्रॉय करती है और डैमेज करती है क्रॉप्स को और प्लांट्स को भी। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है गिव सिमिलरिटीज बिटवीन नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। आपने सिमिलरिटीज बतानी है किसमें, नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन में कौन सी चीजें जो हैं वो सिमिलर हैं। तो अगर आप देखें नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन की सिमिलरिटी पेज नंबर 84 में जो है 4 सिमिलरिटीज बताई हुई हैं पॉइंट्स के अंदर। आपने यही 4 सिमिलरिटीज लिखनी है कि बोथ आर मीन ऑफ कोऑर्डिनेशन, both operate under the influence of external and internal stimuli, both are involved in homeostasis। तो ये 4 के 4 पॉइंट्स आपने यहाँ पर लिखने हैं। तो ये तमाम हमने क्या देख लिए यहाँ पर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन देख लिए। शॉर्ट क्वेश्चन के बाद देखते हैं कि ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपकी बुक में कौन कौन से दिए हैं। यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन में क्या है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, कोई एक क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। पहले तो कहता है डिस्कस द रोल ऑफ साइटोप्लाज्म इन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट में साइटोप्लाज्म का रोल क्या है। तो आपको पता है डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट वाले चैप्टर नंबर 5 यानी डेवलपमेंट वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया है, और इसमें जो है वो आपने सबसे पहले किसका रोल बताना है, साइटोप्लाज्म का रोल बताना है, किसमें, डेवलपमेंट में। तो डेवलपमेंट में रोल ऑफ साइटोप्लाज्म इन डेवलपमेंट अगर आप देखें तो आपके पास जो पेज नंबर 136 पर रोल ऑफ साइटोप्लाज्म इन डेवलपमेंट में दिया हुआ है, इसमें आपने ग्रे क्रिसेंट वाला जो एक्सपेरिमेंट था उसको आपने यहाँ पर पूरा जो है वो डिटेल के अंदर क्या है लिखना है। पहले तो आपने बता देना इस क्वेश्चन नंबर ए में जो है वो रोल पूछ रहा है किसका, साइटोप्लाज्म का, तो इसमें आपने वो एक्सपेरिमेंट बताना है ग्रे क्रिसेंट वाला। फिर इसके बी पार्ट में पूछ रहा है हाउ थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन डिफर फ्रॉम थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन और थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के अंदर क्या फर्क है, पहले आपने ये बताना है क्वेश्चन नंबर 15 के बी पार्ट में। तो आप बता दो कि थ्योरी ऑफ स्पेशल जो क्रिएशन है, इस तरह से आप डिफरेंस बता सकते हो कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन पर बिलीव करने वालों को हम क्रिएशनिस्ट कहते हैं, और थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन पर बिलीव करने वालों को हम एवोल्यूशनिस्ट कहते हैं। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन कहती है कि एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय गॉड इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म, जबकि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहती है कि थिंग्स आर नॉट क्रिएटेड बट दे हैव इवोल्व, वो क्या हुई हैं, वो प्रोग्रेसिव इवोल्व हुई हैं। तो पहले आपने इस तरह से डिफरेंस बता देने हैं, फिर नाम भी बता देने हैं कि लिनियस जो है वो बिलीव करता था जो है वो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन पर, जबकि जो डार्विन हो गया, लेमार्क हो गया, ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पर जो है वो बिलीव करते थे। ये आपने थोड़े से पहले डिफरेंस बता देने। उसके बाद डिस्क्राइब लेमार्क थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, आपने लेमार्क थ्योरी को जो है वो डिटेल में बताना है, और उसके साथ उसके ऑब्जेक्शन जो है उनको भी मेंशन करना है। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 15 में, अगर आप क्वेश्चन नंबर 15 अटेम्प्ट करोगे तो आपको टाइम का ख्याल करना पड़ेगा। यानी आपने सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है इसको बहुत डिटेल में, आपको इतना बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं बताना, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट बता देना है, यानी ज्यादा से ज्यादा आपका ये एक पेज पर आना चाहिए। फिर उसके बाद हाउ थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन इज डिफरेंट फ्रॉम थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, ये तकरीबन 4-5 लाइनों में आप टेबुलेटेड फॉर्म में इसको जो है वो फर्क बता दो। और उसके बाद थोड़ा डिटेल में जो आएगा वो नीचे वाला ये क्वेश्चन आएगा ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को जब आप थोड़ा डिफाइन करोगे। यानी अगर आप सिर्फ इसी को डिटेल में लिखने बैठ गए तो फिर आपका क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाएगा। मतलब आपने बहुत तरीके से जो है इन तमाम क्योंकि इस एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन एक तरीके से पूछे गए हैं। पहले आपसे रोल ऑफ साइटोप्लाज्म पूछ रहा है, दूसरे में फिर आपसे पूछ रहा है स्पेशल क्रिएशन और थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में फर्क पूछो, तीसरे पार्ट में फिर आपसे असल जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि
लेमार्क की जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की थ्योरी है उसे डिटेल में बताओ और उसके पे जो ऑब्जेक्शन थे वो भी बताना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच विद सुटेबल डायग्राम। एक्सक्रीटरी सिस्टम आपने कॉकरोच का बताना है, किसके साथ, एक सुटेबल डायग्राम के साथ। और उसके अंदर आपने पूरा जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होती है, एक्सक्रीटरी सिस्टम किस पर कंसिस्ट होता है कॉकरोच का, और फिर वो किस तरीके से एक्सक्रीशन होती है उसको डायग्राम के साथ आपने बताना है। उसके बाद इसका ए पार्ट है, ये भी ए पार्ट है। उसके बाद डिफाइन स्केलेटन, अब बी पार्ट भी है, डिफाइन स्केलेटन, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन की सिंपली सिर्फ डेफिनेशन देनी दी है, उसके बाद उसके जितने फंक्शन है, इसको फंक्शन को पॉइंट्स में बता दीजिएगा। एक्सप्लेन द डिफॉर्मेटीज ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन की जितनी भी डिफॉर्मेटीज दी हुई हैं, डिस्क स्लिप दिया हुआ है और दूसरे जितने भी हैं वो आपने बताना है। इसमें आपने चीजों को जो है वो, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है इसमें तरीके से जो है वो आपने इसके जवाब देने हैं। इतनी ये ना हो कि आप एक पार्ट लिखने बैठ जाओ तो बाकी दूसरे पार्ट का आपको जो है वो टाइम ना मिले। तो ये आज हमने जो है वो जोलॉजी का जो है वो 2016 और 2017 जो है के एकेडमिक ईयर के पेपर को जो है डिस्कस किया। नेक्स्ट टाइम फिर जो है वो किसी नेक्स्ट पेपर को डिस्कस करेंगे।